दोस्तों, हमारी आज की कहानी दिमाग को चकरा देने वाली एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर एक्शन फिल्म है। इसमें आपको थ्रिलर के साथ साथ एक्शन का भी मसाला मिलेगा। 2017 में रिलीज हुई ये कहानी कई पहलुओं में तारीफ के काबिल है, जिसके लिए इसे कैन्स फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला। पर सोचने वाली बात ये थी कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या खास था। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मूवी का नाम है यू वर नेवर रियली हियर और IMDb पर मौजूद इसकी 6.7 की रेटिंग फिल्म के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कहानी की शुरुआत जोई नाम के एक शख्स से रूबरू कराते हुए होती है, जो पॉलिथीन से अपना मुंह कवर करके जान लेने पर तुला हुआ था, क्योंकि वो कहीं न कहीं अपने पास्ट से बहुत ही ज्यादा परेशान था। वो पॉलिथीन से अपना मुंह कवर इसीलिए करता है ताकि दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाए। इसके लिए वो 50 से नीचे गिनती शुरू भी कर देता है, मगर मौत कहाँ किसी को इतनी आसानी से मिलती है। अचानक न जाने क्या सोचकर वो अपना इरादा बदल देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। असल में जोई पहले मिलिट्री में हुआ करता था और वो एक बहुत ही बेहतरीन सिपाही था, इसलिए मिलिट्री छोड़ने के बाद उसने FBI ज्वाइन कर ली। लेकिन जोई का पास्ट उसका कहीं से भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। जब वो छोटा था तो उसके पिताजी उस पर और उसकी माँ के ऊपर बहुत ही ज्यादा उत्पीड़न करते थे, जिसके घाव आज भी कहीं न कहीं उसके दिल को कुरेदते हैं। इन्हीं सब चीजों की वजह से वो बचपन में ही वायलेंट बन गया। अब सब कुछ छोड़कर वो पैसे लेकर लोगों के लिए उल्टे सीधे काम किया करता था। यहाँ आज इस होटल में वो एक ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को पूरा करने के लिए आया हुआ था, जिसके बाद वो सारे सबूतों को मिटाने लगता है। जो कुछ भी वो साफ कर पाता है उन्हें कर देता है, और जो चीजें उसकी बस की नहीं होती उन्हें बटोरकर बाहर की डस्टबिन में फेंक देता है। फिर अपना काम करके चुपचाप वहाँ से निकलने लगता है। इस बात से अनजान कि एक आदमी उसे देख चुका है और मौका पाते ही वो व्यक्ति उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन जोई एक ट्रेन्ड आर्मी ऑफिसर है, उसकी आंखें चारों तरफ होती हैं। बस फिर क्या था, यहाँ सेकंड्स में ही वो उस आदमी का काम तमाम कर देता है और बेफिक्र होकर वहाँ से चला जाता है। यकीन मानिए, इस खून के बदले उसके माथे पर हल्की सी भी सिकन नहीं थी। एयरपोर्ट पहुंचकर वो जॉन नाम के किसी आदमी को पब्लिक बूथ से कॉल करता है और उसे खबर देता है कि उसका काम हो चुका है, और फिर फ्लाइट पकड़कर सीधे अपने शहर न्यूयॉर्क आ जाता है। घर में दाखिल होते वक्त उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो किनारे पर खड़ी होकर उसे देख रही होती है। जोई भी वहाँ खड़ा होकर उसे घूरने लगता है। ये तब तक होता है जब तक वो वहाँ से चली नहीं जाती। फिर वो अपने घर में दाखिल होता है, जहाँ उसकी बूढ़ी माँ सो रही होती है। वो उन्हें आवाज देता है, लेकिन वो नहीं उठती, तो जोई उनकी आंखों से चश्मा निकालकर उन्हें आराम से सोने देता है। तभी माँ की आंखें खुलती हैं और वो जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि देखा, मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। फिर वो उसे बताती है कि आज उसने टीवी पर बहुत ही डरावना शो देखा, जिससे वो काफी डर गई है। इस पर जोई फौरन टीवी को बंद कर देता है और अपनी माँ को बेडरूम में सुलाने के लिए लेकर जाता है। और जब लाइट ऑफ करता है तो वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ही बैठने को कहती है। जोई माँ का दिल रखने के लिए उनके साथ वहीं पर बैठ जाता है और जैसे ही वो सो जाती है, जोई बाथरूम में नहाने के लिए निकल पड़ता है और फिर समय बिताने के लिए किताब पढ़ने लगता है। देखते ही देखते कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। सुबह जोई को अपनी माँ की बाथरूम से चिल्लाने की आवाज आती है। वो वहाँ जाता है तो वो उसे बताती है कि पूरी बाथरूम में पानी भर गया है, क्योंकि वो नल को ठीक से बंद नहीं कर पा रही। क्या तुम इसे साफ कर सकते हो? जोई तुरंत पोछा लेकर पूरी बाथरूम को साफ करने लगता है और फिर कुछ सामान लेने के लिए एक सुपरमार्केट में पहुंच जाता है। यहीं पर उसकी मुलाकात एंजल नाम के एक आदमी से होती है, जो जोई का बिचौलिया होता है। वो उसे नए नए कॉन्ट्रैक्ट लाकर देता है। वो जोई को एक लिफाफा थमाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा नया कॉन्ट्रैक्ट जो कोई भी देना चाहता है, वो पहले तुमसे मिलना चाहता है। जोई उसकी बातें ध्यान से सुनता तो है, लेकिन कुछ कहता नहीं है। फिर वो लिफाफे को खोलता है और उसमें से निकालकर कुछ पैसे एंजल को देकर बोलता है कि तुम्हारा बेटा मॉइसेस मुझे बहुत घूरता है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो भी देखता रहता है और मैं यहाँ आता हूँ फिर भी। एंजल इसके लिए उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो अभी छोटा बच्चा है, मैं उसे समझा दूंगा। जिसके बाद अब जोई वहाँ से अपने घर आ जाता है। घर पर वो माँ के साथ ढेर सारी बातें करता है, उनकी सेवा करता है और बर्तन मांजते हुए गाना गाता है। तभी माँ जोई उस लड़की का जिक्र करती है जिसे वो कुछ सालों पहले प्यार करता था। वो कहती है कि अगर जेनी की शादी तुम्हारे साथ होती
तो वाकई तुम लोग बहुत खुश रहते, तुम्हारा भी एक छोटा सा परिवार होता और मुझे नाती पोते खिलाने का मौका मिलता। मगर अब जोई के लिए ये सब बातें मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि इसके दौरान उसने जितने भी गलत काम अफगानिस्तान में किए थे, उसे बार बार वो सारी यादें सताती हैं। उसे जिंदगी की किसी भी चीज से शांति नहीं मिलती। वो अपने आप को अकेला रखना चाहता है, मगर फिर भी ये सभी यादें उसे घुटन दे रही होती हैं। अगले रोज उसके पास जॉन का बुलावा आता है, तो जोई उससे मिलने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। असल में जॉन ही जोई का मैन हैंडलर है और जोई इस चीज को लेकर परेशान है कि कुछ दिन पहले उसके घर पर किसी ने फ्लावर भेजे थे। मगर हैरत की बात ये थी कि एंजल के अलावा कोई भी उसका पता नहीं जानता था। तो आखिर ये फ्लावर किसने दिया? एंजल ने तो इसके लिए मना कर दिया और यहाँ मेरा एड्रेस लीक हो रहा है। हमें जल्द से जल्द एंजल को काम से निकालना होगा, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो जॉन कहता है ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर जोई उससे पूछता है कि आखिर उसे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया गया। तो जॉन बोलता है मैंने तुम्हें तुम्हारे अगले काम से वाकिफ कराने के लिए बुलाया है, जो कि बहुत ही खास है। बात यह है कि सेनेटर अल्बर्ट वोटो की बेटी गायब हो गई है और तुम्हें उसी को ढूंढना है, जिसके बदले वो $50,000 देने को तैयार है। हालांकि ये पैसे जितने ज्यादा हैं, काम भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी बेटी तस्करी करने वालों की गैंग के हाथों में है, जिनसे उसे छुड़ाकर लाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। साथ ही साथ इस काम को शुरू करने से पहले सेनेटर अल्बर्ट तुमसे मिलना भी चाहते हैं। उसी दिन जोई अल्बर्ट से मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है, जहां पर वो उसे बताता है कि मेरी बेटी का नाम नीना है और वो काफी दिनों से गायब है। मैं गवर्नमेंट में होकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उनको हल्का सा भी मुझ पर शक हुआ तो वो मेरी बेटी को जान से मार देंगे या फिर कहीं बेच देंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इसमें मदद करो और बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे देने वाला हूँ। बस इतना ध्यान रखना कि ये बात बाहर लीक ना हो। फिर सीनेटर अल्बर्ट जोई को अपनी बेटी की तस्वीर दिखाते हैं और उसे उस जगह का एड्रेस भी देते हैं जहां पर बहुत ढेर सारी नाबालिग लड़कियों को तस्करी के लिए रखा गया है। बस फिर क्या था, जोई तुरंत उस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है और एक गाड़ी को किराए पर लेकर उस घर के इर्द गिर्द निगरानी करने लगता है। इसी दौरान कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और फोटो खींचने के लिए कहती हैं। जोई उन्हें मना नहीं करता, पर तभी उसे अपनी सारी पुरानी यादें ताजा होने लगती हैं, जिससे वो घबरा जाता है और कुछ जरूरी दवाइयां ऑर्डर करके सीधे घर पहुंचता है। यहाँ मन को शांत करने के लिए वो सबसे पहले स्टीम बाथ लेता है। फिर वो उसी गाने को गुनगुनाने लगता है जिसे रोजाना वो अपनी माँ के साथ गुनगुनाता है। देखते ही देखते जैसे ही अब जोई का मूड सही होता है, वो नीना को ढूंढने के लिए उस घर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ वो घर से थोड़ी दूर पर अपनी गाड़ी लगाकर साइड मिरर से घर में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखता है। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है जो बार बार अंदर बाहर दाखिल हो रहा था। मौका पाकर वो उस लड़के की गाड़ी में बैठ जाता है और फिर उसे पकड़कर वहीं मारता है। फिर मारते मारते अपनी गाड़ी के पास लेकर आता है और उसमें बैठाकर उससे पूछता है कि आखिर उस घर का दरवाजा कैसे खुलता है और अंदर कैसे जा सकते हैं। तो वो लड़का बताता है कि उस घर में हर कोई दाखिल नहीं हो सकता, वहाँ जाने के लिए एक स्पेशल कोड लगता है और 2-4 मुक्के खाने के बाद वो कोड भी बता देता है। अब जोई अपनी गाड़ी में ही उसे बेहोश करके हाथ में हथौड़ा लेकर घर के अंदर जाने के लिए निकल पड़ता है और कोड बोलकर सबसे पहले वहाँ का डोर ओपन करवाता है और फिर जो कोई भी उसके सामने आ रहा होता है सबको बहुत ही बुरी तरह से बेरहमी से मारता है। किसी की हड्डी पसलियां टूटती हैं तो कोई वहीं पर ऊपर वाले को प्यारा हो जाता है। जोई एक एक करके सामने पड़ रहे सभी कमरों में भी झांकता है, जिनमें से एक में उसे नीना दिखाई देती है। वो उसे होश में लाता है और फिर अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से बाहर निकालने लगता है। पर अभी यहाँ गुंडों का आना नहीं रुकता और ना ही जोई का हाथ रुकता है। वो सभी को मार मार कर इधर उधर कर रहा होता है। अंत में नीना को अपनी गाड़ी में बैठाता है और फिर वहाँ से निकल पड़ता है। यहाँ नीना काफी डरी हुई थी, इसलिए उसे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराने के लिए वो उससे पूछता है कि क्या उसे पीने के लिए पानी की जरूरत है। गुमसुम सी बैठी नीना ये सुनकर समझ जाती है कि जोई उन लोगों की तरह बुरा आदमी नहीं है जिन्होंने उसके साथ दरिंदगी की है। नीना फौरन जोई को अपने गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। जोई उसे समझाता है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो उनके चंगुल से आजाद है और उसके पिता ने ही उसे यहाँ भेजा था और अब वो उसे उसके पिता के पास लेकर जा रहा है। रास्ते में वो उसे एक होटल में कुछ देर आराम कराता है और नहला धुलाकर खाने के लिए कुछ देता है। तभी टीवी पर उसे एक दंग कर देने वाली खबर देखने को मिलती है, जिसमें पता चलता है कि नीना के पिता अल्बर्ट ने एक बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी है। मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया था, ये अभी तक जोई को नहीं समझ में आ रहा था। वो फिर भी नीना को संभालता है और उसे सब कुछ ठीक करने का वादा करके टीवी को फौरन बंद कर देता है। इसी बीच अचानक कमरे का दरवाजा लॉक हो जाता है और जब वो दरवाजा खुलता है तो सामने होटल का मैनेजर होता है।
मगर उसके पीछे होती है पुलिस। एक पुलिस वाला मैनेजर को गोली मारकर जोई को घुटने के बल पर बैठने को कहता है। वहीं दूसरा नीना को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। नीना बार बार जोई का नाम पुकारती है और उसे बचाने के लिए कहती है, पर जोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा देर इंतजार करने के बाद न जाने क्यों जोई को उस पुलिस वाले के ऊपर शक होता है, क्योंकि वो जोई को अरेस्ट करना नहीं चाह रहा था, जबकि एक पुलिस वाले का काम कानूनी तौर पर सबसे पहले अरेस्ट करने का होता है। और यहाँ जोई को दाल में कुछ काला लगने लगता है। इससे पहले कि ये आदमी उसे भी मार देता, जोई उस पुलिस वाले को पकड़कर तब तक मारता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। लेकिन इस झड़प में एक गोली उसको भी लग जाती है। इस हालत में जोई अस्पताल भी नहीं जा सकता था, इसलिए खुद ही गोली को निकालता है। और जब उसे दर्द से थोड़ी राहत मिलती है तो बाहर निकलकर जॉन को पब्लिक फोन से कॉल लगाता है, मगर न जाने क्यों जॉन भी उसका आज फोन उठा नहीं रहा था। यहाँ जोई को अब लगने लगता है कि जरूर जॉन के साथ कोई दुर्घटना घटी है, इसीलिए वो भागते हुए उसके घर की ओर जाता है। और जॉन के घर पर पड़े खून के धब्बे देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो घर की तलाशी लेता है, जहाँ उसे एक रिवॉल्वर हाथ लगती है। उस रिवॉल्वर को रखकर वो जॉन की गाड़ी को लेकर उसका पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ सबसे पहले वो उसके ऑफिस में पहुँचता है, जहाँ पर जॉन की लाश पड़ी हुई थी। ऑफिस में फैले खून के धब्बे साफ साफ बयां कर रहे थे कि उसे मारने से पहले काफी तड़पाया गया है। ये देखकर जोई को अब एंजल की फिक्र होने लगती है और वो एंजल का हालचाल लेने के लिए उसे फोन लगाता है, पर वो फोन नहीं उठाता। हम देखते हैं कि यहाँ एंजल और उसके बेटे मोइसिस के ऊपर भी किसी ने बंदूक तानी हुई है, जिसके कुछ ही मिनट बाद वो लोग उसे भी मार डालते हैं। अब जोई की जान हलक में आ चुकी थी। उसे अपनी माँ की चिंता सता रही थी, इसलिए वो भागता हुआ अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी माँ को भी किसी ने उनका दम घोंटकर मार दिया था। ये देखकर जोई अपनी माँ को उठाने की कोशिश करता है और उनसे कहता है कि आप नाटक बंद भी करिए, पर हकीकत में उसकी माँ अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। एक ही पल में जोई की गुमनाम जिंदगी से उसके सारे जानने वाले खत्म हो चुके थे। तभी उसको सीढ़ियों के नीचे से दो लोगों की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जो यहाँ उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अब जोई के सर पर खून सवार हो जाता है और वो बड़ी ही सावधानी से नीचे जाकर उन दोनों को एक एक करके गोलियां मारता है। एक तो वहीं पर मर जाता है, लेकिन दूसरा अभी भी तड़प रहा होता है। जोई उसके पास जाता है, लेकिन उसे मारता नहीं, बल्कि दर्द की दवाई देकर पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे सभी जानने वालों को क्यों मारा? तुम्हें यहाँ किसने भेजा और तुम किसके लिए काम करते हो? इस पर ये आदमी सच्चाई को बोलते हुए कहता है कि हमें यहाँ पर गवर्नर विलियम्स ने भेजा है, हम उनके आदमी हैं। असल में गवर्नर को कम उम्र की लड़कियों में बेहद दिलचस्पी थी और इन लड़कियों में नीना उनकी सबसे पसंदीदा शख्सियत थी, जिसे पाने के लिए हमने उसका अपहरण किया था, पर ना जाने कैसे तुमने उसे वहाँ से छुड़ा लिया। जोई कहता है कि मैं सीनेटर अल्बर्ट को अच्छे से जानता हूँ, वो व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। क्या तुम लोगों ने ही उसकी जान ली थी? तो ये आदमी कहता है कि असल में सीनेटर गवर्नर के साथ मिलकर ही काम कर रहा था, लेकिन जब से उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ तब से वो हम लोगों को काफी परेशान कर रहा था। आए दिन धमकियां दिए जा रहा था, जिससे वो खुद भी काफी गिल्ट फील कर रहा था, क्योंकि जो कुछ भी उसने पूरी जिंदगी किया आज वही उसकी बेटी के साथ हो रहा है। और इसी सोच के चलते उसने अपनी जान ले ली। तब जोई उससे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने जब मेरी माँ को मारा तो वो डरी हुई थी? तो वो कहता है कि नहीं, वो तो नींद में थी। और ये सुनते ही जोई उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर जोई वापस अपनी माँ की बॉडी के पास पहुँचता है, उन्हें अच्छे से साफ करता है और खुद को भी साफ करके माँ की डेड बॉडी को अपनी गाड़ी में रखकर एक नहर के पास पहुँचता है। कुछ पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में डालता है और माँ के साथ नहर में छलांग लगाकर डूबने की कोशिश करता है। यहाँ हमें साफ साफ समझ में आ रहा होता है कि अब जोई को भी जीने में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है, वो बस अपनी माँ के साथ मरना चाहता है। जोई यही सोचते सोचते पानी के नीचे डूब रहा होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर नीना का ख्याल आता है और उसे याद आता है कि अभी भी वो मुसीबत में थी और ये अंतिम कार्य किए बिना वो कैसे मर सकता है। अब जोई जल्दी से अपनी जेब से पत्थर निकालने लगता है और फिर तैरता हुआ ऊपर आ जाता है। जोई एक बस में बैठता है और नीना को बचाने के लिए निकल पड़ता है। सफर के दौरान वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ पर सब कुछ कैसे हुआ होगा। इस उलझन में उसे एक बात तो साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं सीनेटर भी इस सब में मिला हुआ था। उसने भी बहुत सारी लड़कियों के साथ कुकर्म किया है, जिसकी सजा भगवान ने उसकी बेटी के रूप में दी, या फिर वो भी लड़कियों की तस्करी करता था और गवर्नर को खुश करने के लिए उसने अपनी बेटी उसे सौंप दी ताकि वो अपना काम निकलवा सके। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि ये सब कुछ गलत है और उसे अपनी लाडली बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।
इसी अफसोस के साथ शायद उसने अपनी जान ले ली। थोड़ी देर बाद जोई गवर्नर के ऑफिस के बाहर पहुंचता है, उस पर निगरानी रखता है और जैसे ही गवर्नर बाहर निकलता है तो उसका पीछा करते करते वो उसके घर तक पहुंच जाता है। तभी हमें गवर्नर का घर दिखाया जाता है, जहां पर उसके कमरे में बहुत ही ढेर सारी छोटी छोटी लड़कियों की तस्वीरें लगी हुई हैं, जिससे हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि आखिर वो इंसान नहीं, इंसानी रूप में हैवान था। उधर जोई से अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अपना हथौड़ा निकालकर गवर्नर के घर में घुसकर एक एक आदमी को इस हथौड़े से पीटते हुए गवर्नर के कमरे में पहुंचता है। लेकिन तब तक गवर्नर की किसी ने गला रेत कर हत्या कर दी थी। ये देखकर जोई को अपने लेट होने का काफी अफसोस होता है और यही सोचते सोचते उसे एक बार फिर से पैनिक अटैक आता है और वो खुद को कमजोर बोलता रहता है, मगर किसी तरह खुद को संभालता है और घर में घूमने लगता है। इसी दौरान उसे डाइनिंग टेबल पर बैठी नीना नजर आती है, जिसके हाथ में एक खून लगा उस तरह था, जिसे देखकर जोई को समझ में आ जाता है कि गवर्नर का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि नीना ने ही किया है। वो नीना को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा जोई को घबराया हुआ देखकर वो खुद उससे कहती है कि आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद दोनों लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां नीना जोई से पूछती है कि अब हम कहां जाएंगे और क्या करेंगे। तो जोई उससे कहता है कि अब हम वही करेंगे जो तुम कहोगी। तो नीना इस पर उससे कहती है कि अभी तो फिलहाल मुझे वॉशरूम जाना है और वो वहां के लिए निकल पड़ती है। नीना के वॉशरूम जाते ही जोई को दोबारा से वही आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे परेशान होकर वो अपनी बंदूक निकालता है और खुद को गोली मार लेता है। पर तभी वहां नीना वॉशरूम से वापस आ जाती है और जोई को नींद से उठाती है, जो कि थकान की वजह से वहीं सो गया था। नीना बोलती है कि अब हमें बाहर चलना चाहिए, आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है, और दोनों बाहर की तरफ निकल पड़ते हैं, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।